नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज राष्ट्रों की अखंडता की रक्षा से जुड़े विषय पर अपना संबोधन देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी रायसीना डायलॉग में अपना संबोधन देंगे। सोमवार से शुरू हुए 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कल सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बिना सुरक्षा संपन्नता हासिल की नहीं जा सकती। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किए जाने पर जल्द निर्णय किए जाने की कोशिशें निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर चर्चा सहित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के सीईओ शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज से नई दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, आचार संहिता और शासन के सर्वोत्तम तौर तरीकों के बारे में बताना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष दिल्ली सीएम और समेत अन्य लोग शामिल होंगे। लोकसभा में आज बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में आज से जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुदानों की मांगों पर चर्चा की भी शुरुआत होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 पर कल से हुई शुरू चर्चा को आज भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री राज्यसभा में आज मणिपुर के लिए आवंटित बजट पर जवाब भी देंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। देश में लोकसभा के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक संसद भवन परिसर में संपन्न हुई। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक आगे की बैठकों में शिक्षकों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों के विचार भी लिए जाएंगे। जेपीसी की अगली बैठक 25 मार्च को होगी। नागपुर में कल रात भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। हालात को काबू में करने के लिए नागपुर देहात के अतिरिक्त बल नागपुर शहर में बुलाई गई है। साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों की भी शहर में तैनाती की गई है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा में करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। महल और आसपास की गलियों में पुलिस की विभिन्न टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हंसापुरी और इतवारी क्षेत्र में घरों पर भी जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद इस क्षेत्र में भी पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों ने पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर वासियों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि इस समय हमें एकजुट होकर सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। सीएम फडणवीस ने लोगों से सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के बीच लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। गडकरी ने लोगों से कानून व्यवस्था और सद्भाव की परंपरा को बनाए रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की।
महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, प्रशासन का सपोर्ट करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और घटना पर नजर रखे हुए हैं, अभी वहां स्थिति नियंत्रण में है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गृह क्षेत्र नागपुर के महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ, ऐसी स्थिति क्यों बनी? अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गंगा जल भेंट किया। ये जल महाकुंभ के दौरान लिया गया था। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करके तमाम मसलों पर विस्तार से बात की। दोनों नेताओं ने इस पर जोर दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और सूचना साझाकरण सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। एक एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गबार्ड ने भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ मसले पर कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि भारत इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, न कि नकारात्मक दृष्टिकोण से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भूटान के अपने समकक्ष डीएन धुंगियल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और भूटान के अद्वितीय और दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मत्था टेका। रकाबगंज साहिब सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत का प्रतीक है। पुर्तगाल के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से संसद भवन में बैठक की। पुर्तगाल का संसदीय प्रतिनिधि मंडल उपाध्यक्ष मार्कोस पेरेस्ट्रेलो के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुआ। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के मसले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार मुसलमानों से डर रही है। झारखंड में गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में 14 मार्च को होली के दिन हुई हिंसक घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के लिए राज्य की सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करे जाने से पहले प्रारंभिक जांच की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एओबी डिवीजन एंड पामेड़ एरिया कमेटी के 9 माओवादियों पर 28 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इन माओवादियों ने सरेंडर किया है। समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन के रूप में 25-25 हजार रुपए नकद राशि दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेव्स के तहत XR थिएटर हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स पर द्वारा किया जा रहा है। इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप नियर को विकसित कर रही है। पारंपरिक सोशल मीडिया के विपरीत नियर उपयोगकर्ताओं को AR में पोस्ट देखने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी कैफे, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर हों। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। इस पोर्टल को NYPS 2.0 के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा AICC में किए गए बदलावों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वे कांग्रेस और गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी हर मौके पर मजबूत रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और साथ ही कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले राजस्थान मंडपम के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है।
वक्फ बिल पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम जारी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन भारत संबंधों पर की गई टिप्पणी की तारीफ की है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणी की चीन सराहना करता है। माओ ने कहा कि अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप आवेदकों को अगले 12 महीनों के लिए इंटर्नशिप करने में मदद करता है। योजना के दूसरे दौर के लिए 31 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भारत की पेपर इंडस्ट्री में वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। केरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक वुड पल्प की कीमतों में स्थिरता और आयात में कमी के कारण वित्त वर्ष 26 में पेपर इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मार्जिन में लगभग 2% का सुधार होने का अनुमान है। सरकारी ई मार्केटप्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 पूरा होने से पहले 5 लाख करोड़ की GMV पार किया है। ये उपलब्धि सार्वजनिक खरीद के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में जेम के तेजी से विस्तार को दिखाती है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के 42% पद खाली पड़े हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि सरकार रिक्त पड़े पद जल्द से जल्द भरने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करेगी। पिछले 10 सालों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फंसी हुई संपत्ति को बट्टे खाते में डाला गया है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि बैंक RBI के दिशा निर्देशों और बैंकों के बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति के अनुसार NPA को बट्टा खाते में डालते हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री श्री हसन अल खातिब के साथ मुलाकात की। इस दौरान व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले तरीकों पर चर्चा की गई। भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी कमर्शियल वाहनों की रेंज की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तु और सेवा निर्यात 6.24% बढ़कर $750.53 अरब हो गया।
अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तुओं का निर्यात 395.63 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 395.38 अरब डॉलर था। इस अवधि में इसमें 0.06% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का वस्तु व्यापार घाटा फरवरी 2025 में घटकर 14.5 अरब डॉलर रह गया, जो 3 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। फरवरी में देश का वस्तु निर्यात 1.3% बढ़कर 36.91 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान आयात 16.3% गिरकर 50.96 अरब डॉलर रह गया। सेवाओं का आयात समान रूप से गिरकर 16.55 अरब डॉलर रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वस्तु निर्यात के मुख्य घटकों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, ड्रग्स और फार्मा, चावल, रत्न और आभूषण शामिल हैं। भारत मंडपम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 19 से 21 मार्च तक बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन करने जा रही है। इसमें 151 से ज्यादा कंपनियां प्रदर्शनी लगाएंगी। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को वर्तमान 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर साल 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इसी महीने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए वॉशिंगटन से लौटे हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों के लिए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 11 महीनों में यह 54% से बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़्या परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बच्चों की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि हंटर बाइडेन और एशले बाइडेन को सीक्रेट सर्विस सुरक्षा नहीं मिलेगी। इजरायल ने सीरिया में हवाई हमला बोला है। दक्षिण सीरियाई प्रांत द्वारा दारा में इजरायली बमबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमलों में 19 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि सैन्य मुख्यालयों और हथियार भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया है। बीते सप्ताह भी इजरायली जेट विमानों ने दारा में पूर्व सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। मेक्सिको के सलामाका में गोलीबारी में 2 नाबालिगों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। सलामाका में एक शराब की भट्टी के बाहर हुए सशस्त्र हमले में 6 अन्य घायल हुए हैं। ईरान समर्थित हूथियों पर अमेरिका कहर बनकर टूटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अमेरिकी हमलों में पेंटागन ने कहा है कि यमन में अब तक कई दर्जन हूती विद्रोही हताहत हुए हैं। पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा है कि शुरुआती हमलों में 30 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। सीन पार्नेल ने यह भी कहा कि यह अभियान लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक जारी रहेगा। अमेरिका ईरान पर सीधे तौर पर हूती समूह को हथियार और खुफिया जानकारियां मुहैया कराने का लगातार आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दे दी है। कार्नी ने कहा है कि ट्रंप को कनाडा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करना बंद करना चाहिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मार्क कार्नी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात की। कार्नी ने कहा कि कनाडा के लिए विश्वसनीय सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करना सबसे ज्यादा अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच कार्नी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
ट्यूनीशिया के तटरक्षक बल ने भूमध्य सागर में नाव पलटने की विभिन्न घटनाओं में मारे गए 18 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं। ट्यूनीशिया के नेशनल गार्ड्स ने जानकारी दी है। वहीं 612 प्रवासियों को बचाया गया है। लेबनान और सीरिया ने सीमा पर 2 दिनों से चल रही झड़पों को रोकने के लिए सोमवार को संघर्ष विराम के समझौते पर मुहर लगा दी। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। लक्ष्य सेन पहले दौर के मुकाबले में एचएस प्रणॉय के सामने होंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन में क्वार्टर फाइनल में हारकर हुए थे बाहर। महिला युगल जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इलियाइन मुलर और केली वैन ब्यूटेन ने के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। त्रिसा और गायत्री ऑल इंग्लैंड में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा है कि भारतीय टीम किसी 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने डू प्लेसिस को 2 करोड़ के बेस प्राइस पर टीम के साथ जोड़ा है। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ जुड़ गए हैं। पिछले महीने संजू ने उंगली की सर्जरी कराई थी। संजू अब पूरी तरह से ठीक हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को एसओ भारत ने किया सम्मानित। खेल मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए, वहीं रजत पदक हासिल करने वालों को 14 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले एथलीटों को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंग्लैंड में आयोजित हो रहे कबड्डी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में इटली की टीम को 64-22 के अंतर से हरा दिया। ये पहली बार है जब कबड्डी विश्व कप की प्रतियोगिता एशिया से बाहर हो रही है। विश्व कप 7 दिन तक चलेगा, जहां 60 मैच खेले जाएंगे। पैरालंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा एथलीटों के निरंतर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने आज से शुरू होने वाले अपने 144वें सत्र के पहले बॉक्सिंग को साल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इंटर मियामी के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के अगले 2 मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना टीम के दल से बाहर है। अर्जेंटीना टीम को अपने अगले 2 मुकाबले उरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ खेलने हैं। टीम अगर इन 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो टीम 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के में मैनचेस्टर यूनाइटेड का दमदार खेल। लेस्टर सिटी को 3-0 से दी मात। खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। थ्रिलर फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 मार्च को ओटीटी पर आ रही है। वेब सीरीज कनाडा 21 मार्च को ओटीटी पर हो रही है स्ट्रीम। सलमान खान ने फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म बाहुबली 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देगी। विष्णु मांझू की पौराणिक ड्रामा कनप्पा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। कनप्पा 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म F1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 27 जून को भारत में सिनेमाघरों और IMAX में रिलीज होने वाली है। सनी देओल की फिल्म जाट द